अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये चुप का रोज़ा खोल कर रहूँगा और मैं आपको वो बातें बताऊँगा कि जो सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। बहुत से सवालात हैं जो मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू के मुतालिक मेरे से पूछे जा रहे हैं और मैं आज से पहले उनका जवाब इसलिए नहीं दे सका था कि मेरे ऊपर कैद थी, कतकन थी और मेरे चैनल ने मुझे ऑफ एयर किया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मैंने कल वहां से रिजाइन कर दिया है तो मैं खुल के इसी मीडियम से, यूट्यूब के मीडियम से, जहां से ये सारी कोई बहस और डिबेट शुरू हुई, मैं वहीं से शुरू होता हूं। लेकिन आपको मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया, मैं यहाँ पे कोई तफसीलात उस तरह की बताने नहीं आया, मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करने नहीं आया। मैं आपको दो टोक कुछ बातें बताने आया हूं क्योंकि आई ओ दिस टू माई चिल्ड्रन, आई ओ दिस टू माई फैमिली, आई ओ दिस टू माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली आई ओ दिस टू माई व्यूअर्स जिन्होंने मुझे इतने साल फॉलो किया। 1800 से 2000 के करीब उन्होंने मेरे शोज देखे और उन्होंने हर बात को बिलीव किया जो मैंने उनसे बात कही। मुझे लोगों की ईमेल्स आई, मुझे लोगों के फोन कॉल्स आए, लोग रोए हैं। उन्होंने कहा कि लुकमान साहब हमने तो ये समझा था, आपने ये क्या किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गलत बात नहीं की और मैं आज आपको वो बात प्रूफ करूंगा कि वो 4-5 सवालात जिनसे आपको मिसलीड किया जा रहा है कि वो है क्या। एक, ये इंटरव्यू कोई प्लांटेड नहीं था और ये कोई प्लान नहीं था। बी, उसमें अब्दुल कादिर गिलानी का फोन क्या कर रहा था, उन्होंने क्या कहा था मुझे आके। और सी के मेहर बुखारी और मैं जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं उठा क्यों था वहां से और मैंने वापसी पे ये क्यों कहा था कि मैं ऑन एयर कह दूंगा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है इस इंटरव्यू के लिए। और क्या ये जुडिशरी के खिलाफ कोई साजिश थी या ये सब कुछ अब बताया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपने व्यूअर्स को ओ करता हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि फॉर दोज हु बिलीव इन ट्रुथ नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड एंड फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन ट्रुथ नो एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन। लेकिन आज ये बोलना है और ये मैं इसलिए बोल सकता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कल अपने चैनल से रिजाइन कर दिया है और अब मेरे ऊपर इस किस्म की कोई कैद नहीं है। बल्कि मैं एक और काम भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा कि हर उस एंकर ने जिसने मेरे ऊपर कदगन लगाई, जिसने मेरे ऊपर दावे किए, जिसने मेरे ऊपर तोहमतें लगाई, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और वो मुझे बुलवाएं अपने प्रोग्राम में और वो सवालात जो समझे कि मैंने आज नहीं उठाई यहां पे, वो मुझसे करें अपने चैनल के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर ऑन एयर। और इंशाल्लाह मैं उनको जवाब दूंगा और उनको जवाब देने से आप भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले अब्दुल कादिर गिलानी का फोन उस दिन क्यों आया, उन्होंने क्या कहा और उसका मकसद क्या था। नहीं, मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। ये आपने देखा कि जो फोन आया मुझे अब्दुल कादिर गिलानी का, और ये पहली बार ही नहीं आया था, इससे पहले भी एक दफा मुझे प्रोग्राम में आया था। ये इमरान खान का इंटरव्यू था जो मैं यूसीपी के अंदर लाइव कर रहा था इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और उनको मैंने कहा कि आप मैसेज कर दें, मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने ऑन एयर इमरान खान को लाइव मैंने कहा यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी का मैसेज है कि आपसे एक सवाल है, बल्कि और वो सवाल मैंने किया और इमरान खान ने उसका जवाब दे दिया उस सवाल का। वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देखें और फिर फैसला करें। यह सवाल मुझे अभी भेजा है जी अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने, हु इज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को तो ऑलरेडी 20-25 हजार लोग कैद की बरसी की वजह से होंगे वहां पे, इसलिए आप जलसा कर रहे हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, गिव हिम अ हैंड। उनको गिलानी जूनियर को मैं दावत देता हूं कि खुद 25 दिसंबर को आके देख लें कि क्या वो वैसे ही वहां लोग आए हुए हैं या वो एक सुनामी के अंदर शिरकत करने आए। मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसी कॉल कोई अनयूजुअल कॉल नहीं है। ये बहुत दफा आती है, ना सिर्फ अब्दुल कादिर गिलानी की बल्कि बहुत से लोगों की आती हैं ड्यूरिंग शोज, और कई दफा बड़े अच्छे सवालात भी इंसान को मिल जाते हैं, जैसा इस बारी था। जो इमरान खान को सवाल पूछा गया वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। वो अलग बात है कि उनका जवाब भी अच्छा था, बट आई मीन दैट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। एक आपको मैं बात बताऊं कि अगर मेरी उनसे दोस्ती होती या मेरी उनसे कोई रख रखाव होता या पर्सनल सोशल मेरी एफिलिएशन होती उनसे, तो जितने प्रोग्राम्स मैंने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटों और उनकी फैमिली के खिलाफ किए, उनकी करप्शन के खिलाफ किए, उनके घरों के ऊपर, उनके गोशवारों के ऊपर, उनके कब्जे करने के ऊपर, उनके ड्रग स्कैम के ऊपर, खासतौर पर मूसा गिलानी को केमिकल गिलानी कहने का मतलब, तो फिर मैं वो ना किए होते। आप मुझे कोई एक एंकर बताएं या होस्ट बताएं कि जिसने मेरे से ज्यादा उनके ऊपर ये किया। और मैं आपको चंद एक क्लिप सिखाता हूं। एनएचए के ठेके हों, हाईवे अथॉरिटीज के ऊपर, टोल प्लाजास के ठेके हों,
मुल्तान में सड़कों के बनने के ठेके हों, पुल बनने के ठेके हों, वहां पे एक ही शहर में 2 कंपनियों को गैर कानूनी तौर पे कोटा अलॉटमेंट के ठेके हों और फिर वो आ जाए और उसमें बिलियंस इन्वॉल्व। YAZ के हर कंट्रोवर्शियल चीज में आप या आपके अहले अहले खाना का नाम होता है। आप मेरी बात पे यकीन कर जाएंगे। NHA कह रहे हैं, आप हद कह रहे हैं, हद होती है हर चीज की। मैं 2 टोक लफ्जों में कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हर चीज को मफरूजों की बुनियाद पर और सिर्फ हवाई बातों की बुनियाद पर आप लोगों ने हर चीज को सिर्फ इस टीवी पर आप बोलते हैं, क्योंकि आप जब ये शो कंक्लूड होगा तो मेरा फोन बंद हो जाएगा, लेकिन आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे और जो आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे वो लोगों के दिलों में। मैं नहीं देता, मेरी बात लोगों मैं 1 मिनट, मैं नहीं देता आखिरी स्टेटमेंट। मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं गिलानी साहब पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं। आखिर की क्या बात है? मैं आपके सामने कह रहा हूं। मैं कोई अपना पीठ पीछे बात कर रहा हूं? कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्रूफ नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका नाम क्यों आ जाता है हर जगह पे। प्रूफ तो गिलानी साहब मेरे पास ये भी नहीं है कि ये बाउंड्री है पाकिस्तान की। मुझे मानना पड़ता है कि ये बाउंड्री है, किसी ने डिमार्केशन नहीं की हुई। हमारी कुर्सी तो आगे तीन टांगों पर है। ये डेमोक्रेसी है, तो मोनार्की नहीं है यहाँ पर। नहीं, एक सेकंड। यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस। नहीं, मूसा साहब एक सेकंड। यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस। लेकिन एक आप मेरी सवाल का सिर्फ ये जवाब दें कि सिर्फ आपका नाम क्यों हर जगह आता है या आपकी फैमिली का नाम क्यों आता है? मैं यही बात तो बता रहा हूँ, मेरा नाम कहां पर, मेरा नाम आ जाए। 2 साल पहले मेरा नाम क्यों नहीं आया? मेरा नाम 2 साल पहले क्यों नहीं आया? मेरे 93,000 वोटों के बाद मेरा नाम आया। इनको अब याद आ रहे हैं। उस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई जो थे वो बड़े एक्टिव थे, उस वक्त उनके नाम आ रहे थे। अस्त्रा लाइसेंस की फीसें लेने में भी उनके नाम आ रहे थे, क्लैशन कोफो के लाइसेंस इश्यू करने में भी उनके नाम आ रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर साहब बहुत फुल रवानी में थे। आपने देखा है मूसा गिलानी साहब का, मैंने आपको अब्दुल कादिर गिलानी का और उनके घर दिखाए, आपको मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी घर दिखाया। और ये आप जाके यूट्यूब पे देखें कि ये कितनी बारी मैंने दिखाई हैं और उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी किस किस करप्शन को मैंने हाईलाइट किया है। तो ये कहना कि मुझे किसी का फोन आया और वो इंटरव्यू डिक्टेट कर रहा था, ये बहुत ही अनफेयर किस्म की बात है। बी फेयर एंड बी ऑनेस्ट। और जितनी ऑनेस्टी से और जितनी कन्विक्शन से आपने मुझे गालियां दी हैं, मुझे बुरा भला कहा है, जितना आपने मेरे ऊपर अलकाबात लगाए हैं, उतनी ही फेयरनेस और उतनी ही ऑनेस्टी से दोबारा जाएं अपने मीडियम से बैठे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ऑर्कुट हो, किसी के ऊपर भी, और फिर वहां जाके लिखें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। और अगर एंगलिंग होती तो फिर उसी दिन के चैनल के तमाम प्रोग्राम्स उठा के देख लें, चैनल की न्यूज देख लें, चैनल के बुलेटिन्स देख लें, चैनल की ब्रेकिंग्स देख लें सारी, और आप देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उस दिन मुजीबर रहमान शामी का एक प्रोग्राम था कि वो मेरे प्रोग्राम से 1 घंटा पहले चल रहा है, जिस वक्त खत्म हुआ है उस वक्त मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यानी उस प्रोग्राम में क्या कहा गया और मेरे प्रोग्राम का और उस प्रोग्राम में खुदा ना खास्ता अगर कोई एंगलिंग होती तो क्या इतना तजाद होता? वॉच एंड डिसाइड। इफ्तिखार चौधरी के साथ कौम खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं दीवानावार आज भी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने अपने बेटे की निगरानी में तो कोताही की, एक बाप की हैसियत। हाँ, लेकिन उनके किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकी। मलक साहब ये चाहते थे कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार को यह पैगाम भिजवाएं कि मैंने उनके बेटे के खिलाफ मवाद इकट्ठा कर लिया है और वगरना मेरी बात वो मान लें, ठीक है, मेरे मुकदमे या ना सुने या सुने तो मेरे हक में फैसला करें। अब मलक साहब अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दबा ले तो फिर तो अफवाज पाकिस्तान का सिपा सलार तो इनको बना देना चाहिए। जो मुशर्रफ से नहीं दबे, पूरी फौजी ताकत से नहीं दबे, बहरी एटॉम की ताकत से यानी दब जाएंगे। कुरान हाथ में पकड़ के 3 सवाल करता हूं, भाई कुरान पकड़ के कुछ सवाल करता है या सवालों का जवाब देता है? इस पूरी जुडिशरी को उन्होंने एक चैलेंज दिया है, उसके ऊपर एक चपत लगाई है, ठीक है, और वही सूरत है। पूरी जुडिशरी ने आज एक्ट किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग की है, और मैं समझता हूं ये उनकी हमीयत का सवाल है। ठीक, तमाम हमारी जुडिशरी को ये एक होकर खड़े होना चाहिए और इनको सख्त सजा देनी चाहिए। आपने देखा है कि उस दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम जो थे एक ही दिन में दुनिया न्यूज में, उनमें आपस में कितना क्लैश था। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ये बड़ी साजिश हो रही है जी, साजिश हो रही है। किस तरह साजिश हो रही है मुझे बताएं। मैं तो उन जर्नलिस्टों में से हूं जिसने आज तक वो कागजात नहीं देखे हैं, वो पेपर्स नहीं देखे हैं। और वो 12, 14, 15 जर्नलिस्ट
जिन्होंने 5 महीने पहले ये सारे पेपर्स देखे, जिनके पास ये तमाम एविडेंस था, वो 5 महीने क्यों चुप रहे हैं? उन्होंने इस दिन का क्यों वेट किया कि उन्होंने एक हफ्ता पहले आके स्टोरी को ब्रेक करना था? और स्टोरी को ब्रेक भी कैसे किया कि ना अपने अखबार में ब्रेक किया, ना अपने टीवी पे ब्रेक किया, बल्कि जाके इंटरनेट पे एक मंसूर एजाज नामी शख्स को एक इंटरव्यू दे के कहा कि मैं ये स्टोरी आपको दे रहा हूं जो इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी है और ये जुडिशरी के खिलाफ साजिश हो रही है। उसके डिफेंस में एक दिन पहले कॉलम्स भी आना शुरू हो गए। वाह 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 वाह। और साजिश ये दुनिया टीवी कर रहा है, साजिश मेहर बुखारी कर रही है, साजिश मुबश्शिर लुकमान ने की। वो कैसे? मुबश्शिर लुकमान ने तो आज तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। किसने देखे थे वो डॉक्यूमेंट्स? मैं खुल के मिला, सारी लोगों के सामने मिला और उधर भी मलिक साहब के सामने इस राय का इजहार किया कि जी आपने बहुत जुल्म किया अपने साथ भी और मुल्क और कौम के साथ भी। और फिर मैंने उनसे ये गिला भी किया कि जी मेरा भी तो आपके साथ इतने सालों का ताल्लुक है, तो राजो नियाज की बातें जब वक्त आ गया तो आपने वो डॉक्यूमेंट जो है इतने सारे जर्नलिस्टों को और एंकर्स को दिखा दी और मुझे नहीं दिखाई। क्या जवाब ठीक दिया? है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सलीम शायद आपसे फिर मैं अपनी बात नहीं मनवा सकता था, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते। तो ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि दूसरे एंकर से वो बात मनवा सकते थे, इसलिए ये उनको बहरहाल डॉक्यूमेंट्स उनका वर्जन है कि भाई मैं उनसे ये एतमाद उनके बारे में मेरा था कि भाई जब तक मैं उनसे ना कहूं डिस्क्लोज करे, जिस तक मैं वो ना कहूं तो वो करे, ये उनकी राय थी। जी, क्या कहा था सलीम साफी ने? सलीम साफी साहब ने कहा कि उनको मलिक साहब ने यह बताया था कि मैंने उन लोगों को दिखाए हैं ये कागजात जिनको मैं कंट्रोल कर सकता था, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई? इसलिए कि वो मुझे शायद कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हर इंटरव्यू में होता है, आप मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ लें, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें, जरदारी साहब से पूछ लें, गिलानी साहब से पूछ लें, जनाब अल्ताफ हुसैन साहब से पूछ लें, काजी हुसैन अहमद साहब से पूछ लें, आप मुनव्वर हसन साहब से पूछ लें, किसी से आप पूछ लें, हर शख्स आपको बताएगा कि जब वो 2 घंटे का इंटरव्यू दे रहा है तो वो जरूर बीच में लुक में देगा कि यार ये भी बात करो या ये भी मेरे से सवाल करो, क्योंकि हर एक का एक मौकफ होता है और वो चाहता है कि उसका मौकफ जो है वो ऐसन तरीके से आगे आए, वो कहीं सारी डिबेट में, सारी लड़ाइयों में बीच में रह ना जाए। वरना किसी को कोई डर नहीं होता किसी इंटरव्यू के आगे, बट वो चाहते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सामने आए। और जहां तक रह गई इजी होने की ताल्लुक, तो भाई साहब जिसने आपके ऊपर ड्रोन हमले किए रोज करते हैं, 35,000 लोग आपके मार दिए पकड़ के, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जिसके मुल्क के साथ आप 4 जंगें कर चुके हैं कारगिल समेत, जब वो आते हैं यहाँ पे तो आप उनको होटल से बुक कराते हैं, आप उनको ठहराते भी हैं, आप उनके साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे भी बैठते हैं, आप उनके साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठते हैं, आप उनको शालीमार गार्डन में आप उनको सकाफती शोज भी उनको करते हैं, उनके लिए म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी होते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि हर वक्त आप लाठी लेके मार रहे होते हैं। जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे होते हैं फिर आप कहते हैं भाई कश्मीर पे हमारा ये मौकफ है, पानी के ऊपर हमारा ये मौकफ है, वहां पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके ऊपर हमारा ये मौकफ है, जो वहां पे माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है उसके ऊपर हमारा ये मौकफ है। लेकिन जब आप खाना खाते हैं, जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं उसमें, तो आप उसमें जरूरी नहीं कि आप वही टोन, वही टेनर, वही टेम्पर लेके आप उनको वहां पे भी जाके पड़ जाते हैं। नो, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। मैं कोई टिब्बी थाने का SHO नहीं हूं और मेरा मेहमान जो है वो कोई मामूली जेब कतरा नहीं जिसको अनारकली बाजार में पकड़ा गया और मैं वो उसको वहां पे लठ लेके मारता रहूं कि खबरदार खबरदार, अगर ये ब्रेक भी हुई है अब हंसना नहीं, बात नहीं करनी। नो, दैट इज नॉट द वे इट इज डन। प्लांटेड इंटरव्यू, प्लांटेड इंटरव्यू क्या होता है? प्लांटेड इंटरव्यू होता है कि 2 ऐसे लोगों को लो जैसे मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान, जिनकी आपस में बनती ही नहीं है, हु कांट स्टैंड ईच अदर, प्रोफेशनली और सोशली और अदरवाइज, और उसके बाद उनको बिठा दो वहां पे और लाइव कर दो, दोनों को अल्लाह तवक्कल छोड़ दो, बस जो भी होगा देखी जाएगी। नहीं, प्लांटेड इंटरव्यू फिर रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, म्यूजिक डालते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसके हाइज एंड लोज डेवलप करते हैं और उसको फेंका जाता है। जैसे ओबामा का इंटरव्यू जो होता है, जब वो होता है वो प्लांटेड होता है। जैसे और लोगों के जब इस तरह के इंटरव्यूज आते हैं जिसमें पॉलिसी अपने दे रहे होते हैं, वो प्लांटेड इंटरव्यूज होते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग इंटरव्यू नहीं था, ये एक इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू था। उस दिन का सबसे बड़ा इंटरव्यू था, उस दिन का ये ऐसा इंटरव्यू था जो पाकिस्तान का हर सहाफ़ी करना चाहता था। उस दिन का ये एक ऐसा इंटरव्यू था कि जो मैं और मेहर बुखारी कर रहे थे वहां पे, कि जो हर एक की ख्वाहिश थी कि वो करता। और मुझे फेलो एंकर्स ने ये कहा है जिनका 8 बजे प्रोग्राम चलता है कि हम अपने प्रोग्राम की ब्रेक्स में तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे थे। ये एक अलग बात है कि दोनों इंटरव्यू करने वाले जो हैं वो आपस में उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं थी और हमारी जो तैयारी थी वो अलग अलग थी। उसने अलग इंटरव्यू तैयार किया था, मैंने अलग इंटरव्यू तैयार किया था, उसके अलग हाई पॉइंट्स थे, मेहर बुखारी साहिबा के, मेरे अलग हाई पॉइंट्स थे।
और वो दोनों जेल नहीं कर रहे थे। हम दोनों स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोग हैं। दुनिया टीवी की मैनेजमेंट का ये कसूर था कि उसने हम दोनों को एक साथ बिठा दिया था वहाँ पे, हमारे प्रोटेस्ट के, खासतौर पे मेरे प्रोटेस्ट के बावजूद उन्होंने हमें एक साथ वहाँ पे बिठा दिया था। आपको मैं बताऊँ कैसे मेहर बुखारी ने क्या कहा। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देखें कि वक्त टीवी के ऊपर 3 दिन पहले मेहर बुखारी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने मेरी बात के ऊपर, मेरे रिएक्शन के ऊपर क्या बात की। वॉच दिस। फैक्ट लास्ट मिनट तक यही था, जो ये कॉम्प्रोमाइज हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये इंटरव्यू मेरा है। मैंने कहा कि भाई इधर फिर करने दें, आप लुकमान को दोनों सेगमेंट्स दे दें जाके। मैं नहीं करती, 8 बजे भी बैठे, 10 बजे भी बैठे। लुकमान कह रहा था मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लुकमान कह रहा था मेरा इस्तीफा ले लीजिए। इस प्रोग्राम में 3-4 चीजें हैं जो बड़ी एम्बिगुअस हैं, जो लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। और सच्ची बात यह है कि जब पहली बारी मुझ तक बात पहुंची थी तो मुझे भी नहीं समझ आई थी। एक सेकंड को जैन माउफ हो गया था कि ये क्या हो रहा है। एक ऑन एयर फुटेज है और एक ऑफ एयर फुटेज है, और ऑन एयर और ऑफ एयर फुटेज को एडिट करके इस तरह से जोड़ा गया कि वो सारे का सारा एक ही होने का गुमान देता है ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया का कोई चैनल जो है, कोई एंकर, कोई चैनल, कोई न्यूज कास्टर उस चीज का पाबंद नहीं है। उस चीज का पाबंद नहीं है कि व्हाट डज नॉट गो ऑन एयर। उनकी जिम्मेदारी उस हद तक है कि जो उनकी स्क्रीन पे चलती है बात, ना कि उनके स्क्रीन के पीछे जो बात हो रही होती है। जो कहते हैं कि साजिश है वो एक दफा सोच लें, क्योंकि जब एंगलिंग करनी होती है, किसी चैनल ने या किसी अखबार ने एंगलिंग करनी होती है तो वो एक प्रोग्राम के अंदर नहीं करता, वो फिर अपनी पूरी थीम में करता है। उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन के, जिस दिन का ये इंटरव्यू, आप दुनिया टेलीविजन के बाकी सारे प्रोग्राम्स उठा लें, जिसमें मुजीबर रहमान शामी साहब के हैं, जिसमें और लोगों के हैं, जिसमें न्यूज़ हैं, वो सारी उठा के देखें कि उनकी एंगलिंग क्या है, और फिर आपको लगेगा कि वो हमसे भी तजाद कर रहे हैं। नहीं, ये एंगलिंग नहीं थी, किसी किस्म की एंगलिंग नहीं थी, इसमें किसी किस्म का तजाद नहीं था। इसमें अगर तजाद था तो वो 2 लोगों की पर्सनैलिटीज़ का तजाद था, मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान। और जब मैंने ये भी कहा कि मैं ऑन एयर मैं कह दूंगा कि मैं प्रेशर में कर रहा हूं, तो मैं आज भी उस स्टेटमेंट पे कायम हूं कि मैंने कहा था कि मैं ऑन एयर कह दूंगा कि मुझ पे ये बोझ है। उसकी वजह यह है कि ये मेरा प्रोग्राम था, मैंने इंटरव्यू करना था। 8 से 9 बजे मैं 1.5 साल से कर रहा हूं खरी बात लुकमान के साथ, और उस दिन मेहर बुखारी को मेरे साथ बैठाया गया। और जब मैं प्रोग्राम के अंदर एंटर हुआ 3 मिनट पहले स्टूडियो के अंदर, तो उस प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया, खरी बात लुकमान के साथ बन गया दुनिया न्यूज स्पेशल। और मेरा वहीं से इतराज शुरू हो गया। और उसके बाद जो 2 एंकर्स की जितनी केमिस्ट्री आपने देखी मिलती हुई, वो भी आके उस पर सोने पे सुहागा था। हमारे चैनल का या हमारी मैनेजमेंट का कसूर यह था कि उसने दोनों को ठंडा करके सुलह सफाई करा के दोनों को एक जगह पे बैठा दिया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ना मुबश्शिर लुकमान ना कोई और, मेरा ख्याल है कि मेहर बुखारी ने शायद देखे थे, लेकिन मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे थे जिन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की, जिन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की और कहा कि हमने 4 महीने पहले देखे थे, हमने 5 महीने पहले देखे थे मलिक रियाज के पास। उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि तुमने 5 महीने पहले क्यों नहीं चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया था? तुमने 5 महीने पहले क्यों नहीं कोर्ट में गए थे? तुमने 5 महीने किस चीज का वेट किया था? तुम क्या चोरी को या डकैती को या राजधानी को या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश को तुम यहां छुपाने की कोशिश कर रहे थे? नो, वहां अपने मतलब का वेट कर रहे थे कि कब हमने स्टोरी को ब्रेक करना है। मैं कल अपने लॉयर बैरिस्टर अली जफर, जो मांडवाला एंड जफर कंपनी के रुए रवा हैं, उनको मैं अपने तमाम असासों की डिटेल्स दे रहा हूं कि वो मेरे असासे लें और वो मेरे तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स लें, मेरे अहले खाना, मेरे इमीडिएट रिश्तेदार, उन सब की डिटेल्स लें और वो सुप्रीम कोर्ट की नजर कर दें और उनको पेश करें। और आज के नहीं, 6 महीने के नहीं, 1 साल के नहीं, 5 साल के कम से कम मैं अकाउंट्स और अपनी पूरी एसेट की डिटेल्स में उनको दूंगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट, जो इस मुल्क की सबसे आला अदालत है, वो एसरटेन करे और डिटर्मिन करे कि क्या कमाया, क्या बनाया और क्या खाया। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं होगी। अगर उन्होंने मुझे मुरद इल्जाम ठहराया, मैं मुरद इल्जाम हूं। लेकिन अगर वो ये कह दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल ये कह दे कि हाँ इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, तो फिर आप सबको भी, जितनी आपने पैशनेटली ट्वीट्स की हैं, जितनी आपने पैशनेटली फेसबुक पे जाके मुझे गालियां दी हैं और उतना बुरा भला कहा है, तो फिर उसके ऊपर भी जरा रिवर्स गियर जरूर लगाइएगा। मेरे कॉलम के ऊपर चीफ जस्टिस ने इस मुल्क में बसने वाले 4 मिलियन हिंदूज को शनाख्ती कार्ड का राइट दिया। और मेरे ही जो है रिट पिटीशन के ऊपर चीफ जस्टिस ने, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, तो उन्होंने 3,71,72,000 बोगस वोटों को एक्सपंज करने का हुक्म दिया इलेक्टोरल लिस्ट से। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ पाबंद किया, बल्कि उन्होंने मुझे और मेरे वकील को ये अहकामात सादिर किए कि आप इनकी
कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट को मुतला रखें, ताकि अगर ये कहीं इधर उधर रद्दोबदल कर रहे हों तो हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, हम इनको चेक कर सकते हैं वहां पे। सो दिस इज the respect that I have for the honorable court, and this is the respect that the honorable court gave to me। ये किसी एक आदमी को उन्होंने फर्द वाहिद को नहीं दी, और खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये आके कहा कि जो काम मुबशर लुकमान ने किया है वो असल में हुकूमत को करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड चेक करके देख लें और आपको ये स्टेटमेंट उसमें मिल जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं यहां पे कि रिजाइन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है मेरी मैनेजमेंट का, नहीं, मेरी वजह से मेरी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। और मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल में जितना मुझे दुनिया टेलीविजन की मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैंने खुद इसलिए वॉलंटरली रिजाइन किया ताकि मैं उनके ऊपर मजीद प्रेशर्स का बायस ना बनूं। एक बात का क्रेडिट मैंने दुनिया को देना है और मैंने खरी बात की टीम को देना है कि हमने बेइंतहा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आपके सामने लेके आए हैं, और आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, शायद इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आपके पास कोई भी नहीं और लेके आया। अगर उन प्रोग्राम से कोई भी क्रेडिट है तो वो मेरी मैनेजमेंट को और खरी बात की तमाम टीम को जाता है, और अगर उनमें कोई भी ब्लेम है तो वो मैं खंदा पेशानी से कबूल करता हूँ। वो मेरी कमियाँ होंगी, मेरी कोताहियाँ होंगी, मेरी शॉर्टकमिंग्स होंगी, मैं उनको बड़ी खंदा पेशानी से कबूल करता हूँ। और यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं दूसरी जॉब नहीं लेता, प्लीज़ मेरे मुतालिक ये अफवाहें ना फैलाना कि वो भाग गया, वो चला गया। मैं इधर ही हूँ, मैं लाहौर में ही हूँ। अगर मैं कहीं पे जाऊँ या छुट्टी के लिए जाऊँ हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए, तो उसको ये ना समझना कि वो दौड़ गया। मैं दौड़ने वाला नहीं हूँ। लेट मी रिमाइंड यू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना मैंने ब्लेम करना है। मैं ये ओ करता हूँ अपने बेटे मुस्तफ़ा को, अपनी बेटी फजर को, अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम व्यूअर्स को, जिन्होंने बड़ी लॉयल्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ मेरा प्रोग्राम इतने साल से फॉलो किया, इसको देखा और इस पे बिलीव किया। अगर किसी को कोई सवाल रह गया हो तो मैं तब भी हाजिर हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।